हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुमन सागर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुमन सागर आप लोगों के समक्ष पुनः एक नई स्वरचित कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है भरोसा। एक गांव में रोहित नाम का एक बिजनेसमैन रहता था। बिजनेस करते करते बहुत अमीर हो जाता है। गांव वाले यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह बिजनेस किस चीज का करता है। अब गांव वाले बड़े परेशान। एक दिन मीटिंग रखी गई। सब लोग चलकर पूछने की योजना बना रहे थे, रोहित ऐसा क्या करते हो, जरा हम लोगों को भी तो बताओ। रोहित कहता है, तुम लोगों को भी ये काम करना है तो बताओ। गांव के लोग राकेश, हरिकेश, सल्लू आदि हामी भर लिए और कहते हैं, इसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा। रोहित कहता है, सबसे पहले वीजा और आधार बनवाना होगा। सभी लोग वीजा और आधार कार्ड बनवाकर निश्चिंत हो गए। रोहित कहता है, एक साथ सब लोग नहीं जा सकते। जैसे जैसे कंपनी में काम लगता जाएगा वैसे वैसे हम बुलवाते जाएंगे। राकेश और गांव वाले कहते हैं, हाँ ठीक है। अब रोहित पहले एक परिवार राकेश को बुलवाता है। राकेश के परिवार में राकेश की पत्नी, एक बिटिया जो 12वीं पास कर चुकी थी जिसका नाम अमिता है। राकेश का एक बेटा अजय जो 8वीं कक्षा पास कर चुका रहता है। रोहित राकेश की पत्नी रूपाली और बेटी अमिता को एक साथ कोई जगह थी पहुंचा दिया। बेटे अजय को दूसरी जगह और राकेश को तीसरी जगह रखा, क्योंकि रोहित राकेश से कहता है कि पूरा परिवार एक साथ नहीं रह सकते। रोहित का बिजनेस अभी तक राकेश को नहीं पता चल पाया था कि रोहित राकेश की पत्नी रूपाली और बेटी अमिता को एक कोठे वाली बाई के पास बेच दिया। यहीं से महिलाओं एवं लड़कियों की सप्लाई करवाता था। रोहित राकेश के बेटे को भीख मांगने वाले गिरोह मनोज के पास रखवा दिया। राकेश सोच रहा था, रोहित अच्छा आदमी है, सबको फैक्ट्री में काम दिलवा दे रहा है, अब गरीबी जल्दी खत्म हो जाएगी। राकेश जान नहीं पा रहा है कि मेरा परिवार बुरी तरह फंसता जा रहा है, क्योंकि गांव में राकेश रोहित की बड़ी मदद करता था। राकेश के समझ से रोहित एक अच्छा इंसान है, इसलिए राकेश को रोहित पर बड़ा भरोसा था। 2-4 दिन रूपाली और अमिता समझ नहीं पा रही थीं कि हमारी इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है, जबकि हम कोई काम भी नहीं करते। धीरे धीरे उस जगह के बारे में और लोगों से माँ बेटी पूछती हैं तो पता चलता है कि यह तो कोठा है। यहाँ से महिलाओं और लड़कियों की सप्लाई दूर दूर तक की जाती है। उधर राकेश के बेटे अजय को धीरे धीरे नशे के इंजेक्शन का डोज बढ़ाते जा रहा था ताकि भीख आसानी से मांग सके। अजय अपने बारे में सब कुछ भूल जाए। अजय के चेहरे पर मार मार कर चेहरा और आंखें सुजा दिया, कपड़ा जगह जगह से फाड़ दिया और हाथ में कटोरा देकर भीख मंगवाता। जो पैसे भीख में इकट्ठा होता वह मालिक ले लेता, बदले में रूखा सूखा खाना देते, जमीन पर सुलाते, धीरे धीरे भीख मांगने में ट्रेंड करते। एक दिन अजय सो रहा था, हल्की नींद में था। उसने सुना कि रोहित मनोज से कह रहा था कि अजय का एक हाथ तोड़ दें तो और ज़्यादा भीख मिल सकती है, क्योंकि अजय सुंदर भी है और मासूम भी। क्यों, क्या राय है? मनोज कहता है, ठीक है, कल देखते हैं। रोहित राकेश से कहता है कि राकेश चलो तुम्हारा मेडिकल करवा दें, क्योंकि बिना मेडिकल के यहाँ कोई नौकरी पर नहीं रखता। मेडिकल के बहाने राकेश की एक किडनी निकलवाने का प्लान रोहित बना रहा था। अस्पताल में राकेश को रोहित भर्ती करवाया। डॉक्टर द्वारा राकेश को एक इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन लगते ही राकेश थोड़ा बेहोशी हालत में डॉक्टर और रोहित की बातें सुनकर दंग रह गया।
कि ये लोग हमारी किडनी निकालने का प्लान कर रहे हैं। राकेश का दिल घबराया। उसी समय अस्पताल में पुलिस की रेड पड़ गई। राकेश किसी तरह भागकर पुलिस के पास जाकर किडनी वाली बात बताया। पुलिस ने डॉक्टर को हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया और पूरे अस्पताल को सील कर दिया। लेकिन रोहित चकमा देकर भाग गया। अब राकेश को रोहित की असलियत का पता चल चुका था। राकेश को अपने परिवार की चिंता सताने लगी। असल में रोहित कई गलत काम करता और अंधाधुंध पैसा कमाता। किसी को असलियत का पता नहीं चल पा रहा था और ना ही कोई अपने साथ घर का मोबाइल लाए। सबको मना कर दिया था, जिससे किसी का संपर्क घर से ना हो सके। आखिर राज क्या हो सकता है, क्योंकि राकेश पूरे परिवार के साथ रोहित के भरोसे आया था। राकेश बहुत सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। रोहित के साथ आकर ठीक किया या नहीं, इन्हीं सब बातों को सोचता हुआ आ रहा था। असल में गांव के कई परिवार रोहित के झांसे में आ गए थे, लेकिन सबको अलग अलग जगहों पर रखा था। किसी की आपस में मुलाकात नहीं हो पा रही थी। यह सोचते हुए राकेश सड़क पर चल रहा था। उसे अपने पूरे परिवार की याद आ रही थी। अपना गांव, अपना घर ही ठीक था, यहाँ हमारा परिवार ही बिखर गया। उसी समय एक लड़के की कराह सी आवाज़ राकेश को सुनाई दी। बाबूजी, कुछ खाने को दे दीजिए, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। राकेश ध्यान से देखता है। लड़के की उम्र लगभग 12 वर्ष थी। उसके चेहरे सूजे हुए, कुछ नशे में लड़खड़ाते हुए, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। राकेश और पास गया, तुरंत पहचान लिया। अरे, यह तो मेरा बेटा अजय है। राकेश अजय को गोद में उठा लेता है और चूमने लगता है और पूछा, बेटा, यह हाल तुम्हारा किसने किया? पिताजी, रोहित चाचा भीख मंगवाने के गिरोह में हमें कर दिए थे। गिरोह के मालिक मनोज चाचा रोज हम सभी बच्चों को एक इंजेक्शन लगवाते, सबको मारते, कपड़े फाड़ते और कटोरा देकर जगह जगह छोड़ देते। शाम को सब एक साथ इकट्ठा होते। सब पैसे रोहित चाचा और मनोज आपस में बांट लेते। वो तो मैं सोते समय यह बात सुनी। जो रोहित चाचा और मनोज मेरा हाथ तोड़ने की बात कर रहे थे, तो मैं चुपके से वहाँ से भाग गया। पिताजी, वहाँ बहुत से बच्चे हैं, सब लोग भीख ही मांगते हैं और खाने के लिए नमक और भात मनोज खिलाते थे। ना खाने पर कहते थे, अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। काम पर सुबह जाना ही है। जब रोहित सेठ खबर लेंगे तब सब लोग जानोगे। राकेश बहुत दुखी हुआ। उस दिन को कोस रहा था जिस दिन रोहित पर भरोसा करके राकेश परिवार सहित शहर आया। अब राकेश की पत्नी रूपाली और बेटी अमिता की याद सताने लगी। इन दोनों माँ बेटी का पता नहीं चल पा रहा था। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अभी मैं गांव भी नहीं जा सकता। बिना रूपाली अमिता को ढूंढे राकेश आसपास कुछ काम धंधा ढूंढने लगा कि बेटे की परवरिश कैसे करूं। दिन में काम ढूंढता और रात में सड़क के किनारे सो जाते थे। एक दिन काम ढूंढ रहा था, वहीं कुछ दूर जनरल मर्चेंट की दुकान थी। दुकान वाले से राकेश पूछता है कि भैया जी, क्या यहाँ कोई काम मिल सकता है? दुकानदार का नाम विनय है। विनय अपने यहाँ राकेश को काम पर रख लेता है और अजय को स्कूल में पढ़ाने के लिए सलाह देता है। कुछ दिन बाद अजय का नाम स्कूल में राकेश लिखवा देता है। अजय पढ़ाई बड़े मन से करता और प्रतिदिन विद्यालय जाता। राकेश और अजय को विनय ने अपने यहाँ एक कमरा फ्री का दिया, जिसका किराया नहीं देना था। अब राकेश और अजय यहाँ आराम से रहते, क्योंकि पैसा और कमरा की व्यवस्था हो गई थी। राकेश दुकान मालिक को दिल से दुआएं दे रहे थे। इस दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। रूपाली एवं अमिता को रोहित के द्वारा कोठे पर बेच दिया गया था। यह बात दोनों को जब पता लगा
तो रोहित से बच बचाकर कोठे से रात को चुपके से निकल जाती हैं। रात काफ़ी हो चली थी। सुनसान रास्ते से जाते समय एक गाड़ी रुकी और दोनों ठिठक कर रुक गईं। आपस में दोनों संकेत करती हैं, अब क्या होगा, हम लोग पकड़े गए। लेकिन एक अच्छी बात थी ये कि जो उस गाड़ी में डीएसपी थी वह महिला थी और उन्होंने पूछा, कहाँ इतनी रात को आप लोग जा रही हो और इतनी सुनसान रास्ते पर कहाँ जाना है, कुछ तो बताओ, मैं तुम लोगों की मदद करूँगी। रूपाली और उसकी बेटी अमिता फूट फूट कर रोने लगी। रोहित की सारी बातें गांव से लेकर यहाँ तक डीएसपी को बताई। डीएसपी अंजलि समझ गई बात में वास्तविकता है। डीएसपी अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आती हैं। डीएसपी का घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ रहने के नाम पर डीएसपी अंजलि के अलावा कोई नहीं रहता था। अब डीएसपी माँ बेटी से कहती है कि आप लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं, आवश्यकता की हर चीज़ें घर में उपलब्ध हैं। वहीं कमरे में एक महिला और एक पुरुष की फ़ोटो लगी थी, दोनों पर माला लगा हुआ था। रूपाली पूछती है, साहब ये दोनों लोग कौन हैं? डीएसपी के आंखों में आंसू भर आते हैं। भर्राई आवाज़ में बोलती है, मेरे माता पिता हैं, कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, अब दुनिया में नहीं हैं, मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। रूपाली कहती है, मुझे माफ़ करिएगा साहब, मैंने पूछकर आपका दिल दुखाया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आज से आप मेरी माँ जैसी हैं। मुझे साहब कहकर ना बुलाएं, मुझे बेटी कहकर बुलाइए। अब हम दो बहनें हैं, एक मैं और दूसरी अमिता। रूपाली कहती है, ठीक है, जैसा आपको सही लगे मैं वही कहूँगी। अब अमिता, डीएसपी अंजलि और रूपाली ठीक ठाक से एक साथ घर में रहती हैं। अमिता इंटर पास थी। डीएसपी अंजलि यूनिवर्सिटी में अमिता का नाम बीए में लिखवा देती है। अमिता बड़े मन से पढ़ाई करती और साथ में यूपीएससी की तैयारी भी करती रहती। बीए फाइनल अच्छे अंकों के साथ अमिता उत्तीर्ण हो जाती है। अब यूपीएससी की कोचिंग में डीएसपी अंजलि अमिता का नाम लिखवा देती हैं। तैयारी के दौरान प्री का फॉर्म अमिता भरती है और खूब मेहनत करती है और यूपीएससी का प्री अमिता ने पास कर लिया। अब मेंस की तैयारी में जुट गई। इधर डीएसपी अंजलि रूपाली और अमिता की कोठा वाली बात को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन विचार बनाई और उस कोठे पर पुरुष का भेष बनाकर जाती है और वहाँ का सारा भेद जानने के बाद कोठे पर जितने लोग इस काम में लिप्त थे सबको गिरफ्तार करवा लेती है, क्योंकि पूरे कोठे को पुलिस से चारों तरफ से घिरवा लिया गया था। सभी मजबूर महिलाओं एवं लड़कियों को मुक्त कराया गया जो धोखे से किसी न किसी के माध्यम से वहां जाकर फंस गई थी, और रोहित समेत धंधे संबंधित लोगों को जेल में कैद कराया गया और उसके बाद से कोठे पर ताला लग गया। अमिता यूपीएससी की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करके इंटरव्यू की तैयारी में जुट गई। इंटरव्यू देने के बाद अमिता अब फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से कर रही थी। आखिरकार रिजल्ट आ गया। यह खुशखबरी डीएसपी अंजलि अमिता को बताती हैं कि तुम टॉप 10 में चुनी गई हो और तुम्हें तो डीएम की पोस्ट मिलेगी। अंजलि, अमिता और रूपाली तीनों बहुत खुश होती हैं और डीएसपी अंजलि अमिता को बहुत बहुत बधाई देती है। अमिता के आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं और अंजलि के पैर छूकर लिपट कर रोने लगती है। कहती है, आप मेरा इतना साहस न बढ़ाती और इतना ध्यान न देती तो इतने बड़े मुकाम को हासिल करना मेरे वश की बात नहीं थी। हम लोगों का जीवन तो नर्क के समान हो गया था। पोस्टिंग होते ही अमिता को डीएम की पोस्ट मिली। डीएम की पोस्ट पर जाते ही अमिता अच्छे अच्छे काम करती, किस व्यक्ति को कैसी सहायता चाहिए इसका बड़ा ध्यान रखती। अमिता डीएम के पद संभालने के बाद एक इंटर कॉलेज चेक करने जाती है। एक कक्षा में प्रवेश करते ही कक्षा के सभी छात्र शांत हो गए। कक्षा में अगली सीट पर एक विद्यार्थी बैठा था।
डीएम द्वारा जो भी प्रश्न पूछा गया उसने सभी प्रश्नों का जवाब दिया। खुश होकर डीएम साहब लड़के का नाम पूछती हैं। लड़का अपना नाम अजय बताया। डीएम का माथा ठनका। और पिता का क्या नाम है? लड़के ने राकेश बताया। तुम रहते कहाँ हो? अजय ने अपना घर वही दुकान बताया जहाँ राकेश और अजय दोनों रहते थे। डीएम साहब गाड़ी में अजय को बैठने को कहती हैं। अमिता और अजय एक दूसरे को पहचान तो गए थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे क्योंकि साथ में और स्टाफ के लोग थे। दोनों शांत भाव से दुकान पर पहुंच गए। डीएम साहब की गाड़ी दुकान पर पहुंचते ही लोग अपने अपने घरों से झांकने लगते हैं। अमिता अपने स्टाफ को गाड़ी में बैठे रहने का आदेश देती है और अजय को साथ लेकर कमरे में जाती है। वहाँ राकेश अमिता को देखते ही पहचान जाता है। अजय, अमिता और राकेश तीनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन में अनगिनत सवाल उठने लगते हैं। फिर अमिता अपने पिता राकेश और अजय के साथ जो हुआ पूछती है। राकेश रोहित के करतूतों को बताता है। अजय को भिखारी और हमारी किडनी निकालने का प्रयास कर रहा था। वो तो पुलिस आ गई थी तो मैं बच गया। अच्छा, बुरे दिन को भूलकर मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ, बेटी की यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम डीएम कैसे बनी? अमिता ने अंजलि डीएसपी के बारे में सब कुछ बताया। राकेश उस भगवान जैसी डीएसपी अंजलि से मिलने की इच्छा जताई। राकेश, अमिता और अजय सभी गाड़ी में बैठकर डीएसपी अंजलि से मिलने उनके आवास पर जाते हैं। रास्ते में राकेश धीरे से डीएम अमिता से बात करता है। बेटी, एक बात खाए जा रही है कि तुम्हारी माँ की कोई खबर नहीं मिल पा रही है। वो कहाँ और कैसे होगी? लेकिन अमिता सरप्राइज सोचकर खामोश रहती है। डीएसपी अंजलि के आवास पर पहुँचते ही अमिता की माँ रूपाली दरवाज़ा खोलती है। राकेश दंग रह गया। रूपाली, तुम यहाँ कैसे? रूपाली और अमिता अपनी सारी बातें पिता राकेश को बताती हैं। फिर राकेश अपने और अजय के बारे में विस्तार से सबको बताता है। फिर सब मिलकर एक साथ कहते हैं, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पूरा परिवार बड़ी बुरी तरह से बिखर गया था, लेकिन एक साथ सब लोग मिल गए। सच ही कहा गया है, दुनिया में अच्छा सहारा देने वाले भी मौजूद हैं, इसलिए धरती टिकी हुई है। राकेश डीएसपी अंजलि को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और कहता है, बेटी, आपने हमारी इज्जत, सम्मान और हमारे पूरे परिवार को बचा लिया। इस कर्ज को तो मैं 7 जन्मों तक भी नहीं उतार पाऊंगा। डीएसपी अंजलि कहती है, एक तरफ बेटी कहते हैं, दूसरे तरफ कर्ज की बात करते हैं। आप हमारे पिता तुल्य हैं। राकेश कहता है, मुझे माफ़ कर दो बेटी, आज से हमारे 2 बेटी हैं, एक तुम और दूसरी अमिता। डीएसपी अंजलि सबका मूड सही करने के लिए आगे आकर कहती हैं, जो समय बीता बड़ा भयानक था, लेकिन एकाएक इतनी खुशी मिली कि हम लोग सभी कष्ट को भूलना चाहते हैं। अब सबकी आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। सब एक साथ कहते हैं कि अच्छा पल बड़ी मुश्किल से मिला है, अब सबका मूड अच्छा हो जाए। डीएसपी अंजलि सबको बाहर घुमाने और एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाती है। उसी रेस्टोरेंट में रोहित के दोस्त मनोज को अजय देख लेता है। अपने पिता राकेश से अजय तेज आवाज में बोलकर बताता है, पिताजी पिताजी, यही रोहित का दोस्त मनोज है। हम सब बच्चों को इंजेक्शन लगाने और भीख मंगाने का काम यही करता था। दूसरे दिन मेरा हाथ यही तोड़ने वाला था। इतना सुनते ही डीएम और डीएसपी के कहने पर मनोज को हथकड़ी पहनाकर जेल में डाल दिया गया। अब वह उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा है और जितने भी बच्चों को बहला फुसलाकर प्रताड़ित करके भीख मंगवा कर पैसा कमा रहा था, सबको दंड दिया गया और सभी बच्चों को आज़ाद कर दिया गया। और जो छोटे बच्चे थे सबको पुलिस के माध्यम से पहुंचवा दिया गया। फिर डीएसपी अंजलि के साथ अमिता, रूपाली, राकेश और अजय
सभी लोग अंजलि के आवास पर चले आते हैं। सब लोग राय मशवरा करने के बाद पहले डीएसपी अंजलि की शादी डीएसपी दीपक से तय की जाती है। उसके बाद डीएम अमिता की शादी डीएम उमेश से तय की गई। दोनों बेटियों की शादी एक ही दिन में संपन्न की गई। शादी में रूपाली, राकेश, अजय और जानने वाले लोग शादी में शरीक हुए। शादी बहुत धूमधाम से हुई। बड़े दुखों के बाद इतनी खुशी देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। सभी लोग एक दूसरे का आभार प्रकट कर रहे थे। आशीर्वाद की तो मानो झड़ी लग गई। रूपाली, राकेश और अजय का मन गांव जाने को तो नहीं कर रहा था, लेकिन बेटी दामाद के घर कितने दिन रुक सकते थे। तीनों अपने गांव जाने लगते हैं। अंजलि, अमिता, दीपक और उमेश गांव जाने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि अब यह रिश्ता जन्मों जन्मों तक का है। आप लोगों की देख रेख और अजय की पढ़ाई हम चारों की जिम्मेदारी है। बहुत कहने पर रूपाली, राकेश और अजय, अंजलि, अमिता, राकेश और उमेश सब मिलकर एक साथ रहते थे। अजय को अपने देख रेख में हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया, जिससे अजय भी अपनी बहनों की तरह पढ़ लिख कर अधिकारी बन सके। राकेश और रूपाली शहर में बच्चों के साथ रहते, कभी कभी गांव टहलने जाते। गांव में रोहित की असलियत का पता चल गया। चारों ओर रोहित का नाम का थू थू होने लगा। इसलिए किसी को सहारा देने का वादा करो तो उसे पूरा सही तरीके से निभाने का प्रयास करना चाहिए। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। रिश्ता बड़ी मुश्किल से नसीब वालों को मिल पाता है। अच्छा सहारा डीएसपी अंजलि ने रूपाली और अमिता को दिया तो जिंदगी संवर गई। विनय दुकान वाले ने राकेश और अजय को सहारा दिया। तब राकेश अपने परिवार और डीएसपी खुदा जैसी अंजलि से मुलाकात हो सकी। बुरा सहारा रोहित ने राकेश के पूरे परिवार को नौकरी का लालच देकर ऐसे गर्त में धकेल दिया कि वहां से वापस आना मुश्किल ही नहीं असंभव था। कहानी को पढ़कर सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए और हमारा उत्साह बनाए रखिए ताकि मैं आप लोगों के समक्ष और कहानियाँ प्रस्तुत कर सकूं। चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियोस को शेयर, कमेंट और लाइक करिए। धन्यवाद।